नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था और कोचिंग कल्चर पर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। खान सर और रोशन आनंद से जुड़े मामले में नई कानूनी मोड़ ने बहस तेज कर दी है कि क्या अब कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियम जरूरी हो गए हैं। इसके अलावा आज हम बात करेंगे लालू परिवार का जिस तरह से पहले आवास और अब सुरक्षा से जुड़े जो फैसले हैं उस पर राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ गया है। सरकार इसे प्रशासनिक प्रक्रिया बता रही है तो विपक्ष राजनीतिक निशाना साधने का आरोप लगा रहा है। वहीं विधान परिषद चुनाव से पहले एनडीए में उम्मीदवार को लेकर भी हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि मांझी जिस तरह से एक सीट की डिमांड किए हैं तो क्या गठबंधन उसे पूरा करेगा, उसको लेकर किस तरह की चर्चाएं चल रही है। क्या बीजेपी में कौन से नाम आ रहे हैं सामने, जेडीयू कौन से उम्मीदवार को आगे लाने वाली है, इन सब विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले हम लोग पटना में जिस तरह से खान सर और रोशन आनंद से जुड़े कोचिंग विवाद ने बिहार के कोचिंग कल्चर पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। शुरुआत ये कथित फायरिंग और हिंसा की खबरों से हुई, लेकिन पुलिस जांच में गोलीबारी के दावे पर अलग तस्वीर सामने आई। अब खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज होने से मामला जो है वो और गंभीर हो गया है। तो इस विवाद ने दिखाया है कि करोड़ों रुपए के कारोबार वाले कोचिंग संस्थानों पर स्पष्ट नियमों की कमी है या किस तरह की बातें आ रही है। जिस तरह से शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी कहा कि सरकार अगले 3 महीनों में कोचिंग संस्थानों के लिए रेगुलेशन लाने पर काम कर रही है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठते हैं, क्या ये जो पूरा विवाद है पूरा जो किसका नतीजा है? क्या सख्त रेगुलेशन जरूरी है, जवाबदेही जरूरी है, निगरानी व्यवस्था लागू करने का समय आ गया है? देखिए, सबसे बड़ी आबादी है बिहार की युवाओं की। बिल्कुल। और 60% युवा हैं इस बिहार में। स्वाभाविक है कि बिहार हमेशा से शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन अब वो शिक्षा का केंद्र जब बाजार में तब्दील हो जाए तो वहां पर इस तरह के दृश्य सामने आएंगे। और शिक्षक अपनी ब्रांडिंग के लिए ये बहुत कुछ करते हैं। शिक्षा में इसकी कोई जगह तो थी नहीं। पहले शिक्षा को सादगी से जोड़ करके देखा जाता था। आज जितने तरह के बॉडीगार्ड, जिस तरह का तामझाम, जिस तरह का माहौल एक बनाया जाता है, स्वाभाविक है कि इस पर तो सवाल उठेंगे। रेगुलेशन से कुछ नहीं होने वाला है। मिथिलेश तिवारी जी एक बार बोल दें, 10 बार बोल दें, क्या फर्क पड़ता है। ये रेगुलेशन की बात पहले भी हुई थी, और अगर कोचिंग को ये रेगुलेट कर देंगे तो क्या ये विवाद खत्म हो जाएगा? जहां पर प्रतिस्पर्धा की बात है, हम आपसे कम क्यों? अगर आप 10 बाउंसर लेके चलते हैं तो हमारे पास 50 बाउंसर है। ये कोई अखाड़े की जगह थोड़े है शिक्षा का केंद्र। ये बाजार है और उस बाजार में अपने अपने दावे हैं और उन्हीं दावों का ये रिफ्लेक्शन है, जिसमें एक कोचिंग संस्थान कह रहा है कि हम 12,000 हमारे यहाँ से बच्चे क्वालिफाई किए, एक कह रहे हैं कि हमारे से 10,000 क्वालिफाई किए, और कुल जो पुलिस भर्ती का जो परिणाम आया है वो 19,838 या समथिंग कुछ इस तरह का है। जब इतने ही पुलिस बहाल हुए तो 22,000 कहां से आ गए? तो ये फर्जी दावे, फर्जी बातें, विज्ञापन, ब्रांडिंग, तो प्रतिस्पर्धा तो होगी। सम्मान समारोह उस दिन मनाया जा रहा था और उसी में रोशन आनंद जी के कोचिंग का बैनर इन लोगों ने, इनके ऊपर कोई बैनर लगा दिया, फैजल खान के कोचिंग वाले। इसको लेकर के उनकी नाराजगी हुई। फिर उस गार्ड को पीट दिया गया। वो गार्ड जो कोई कोल्ड स्टोरेज है वो उसके मालिक का गार्ड है। फिर बाद में फैजल खान के गार्ड ने गोली चला दी। तो शिक्षक मल्ल युद्ध और इस तरह का, जिसको कहते हैं कि गैंगवार के लिए तो नहीं जाने जाते। किसके गार्ड को किसने पीट दिया, किसके गार्ड ने गोली चला दी, इसके लिए तो नहीं जाना जाता है।
लेकिन जब बाजार होगा तो बाजार में इस तरह की चीजें आएगी। और ब्रांडिंग, जिस तरह से वहां पर एक माहौल बनाया जाता है और बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, कोचिंग के नाम पर बच्चों का इस्तेमाल होता है। जो बच्चे, ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ शिक्षक कहीं से खड़ा होकर पढ़ाता है, स्कूल में खड़ा होकर पढ़ाए, यूनिवर्सिटी में खड़ा होकर पढ़ाए, कॉलेज में खड़ा होकर पढ़ाए, कोचिंग में खड़ा होकर के पढ़ाए या पेड़ के नीचे खड़ा होकर के पढ़ाए, शिक्षक तो शिक्षक होता है। और जहाँ छात्र को लगेगा कि हम यहाँ से कुछ सीख सकते हैं, पा सकते हैं, तो वहां पर तो बच्चे जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये बाजार का अवसर किसने दिया? बाजार का अवसर तो इसी सरकार ने दिया ना। जब आपके पास स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे टीचर नहीं होंगे, कॉलेज में अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, अच्छे टीचर नहीं होंगे, जब बच्चों के पास लगता है कि हम बिना प्रतियोगिता परीक्षा पास किए हुए हमारी जीवन की सारी संभावनाएं रुक जाएगी और ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हम वहीं तैयार होंगे जहां एक ग्रुप में प्रैक्टिस कराया जाता है, ग्रुप में उस तरह से चीजों को समझाया जाता है, बताया जाता है, वो मामला ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, तो बच्चे की भीड़ तो वहां हो। और इन बच्चों की भीड़ का और सरकार की कमियों का फायदा ये कोचिंग संस्थान उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, पहले भी ये सब चलता था। लेकिन जब सरकार अपनी व्यवस्था को ठीक नहीं करे, आपके पास वेल क्वालिफाइड शिक्षक है, आप अच्छा पैसा देते, आखिर उन शिक्षकों के पास भीड़ न हो करके कोचिंग वाले टीचर के पास कैसे भीड़ हो जाती है? और वो कोचिंग वाले टीचर करते क्या है? उनका ऑनलाइन वीडियो, ऑफलाइन वीडियो जो लोग देखते हैं, उसमें कितना वो तथ्य, तर्क और फैक्ट के साथ समझौता करते हैं, ये तो सरकार को समझनी चाहिए कि कैसे बच्चों को ये समझाते हैं कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें तो बस एक कंपटीशन क्वालिफाई करनी है और उसके लिए ये पैटर्न मैंने बनाया है, इस पैटर्न को तुम रट जाओ, याद कर लो, तुम परीक्षा में क्वालिफाई कर जाओगे, आगे का जीवन तुम्हारा सुनिश्चित हो जाएगा। बिहार के नौजवान के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो आते हैं और आकर के और लगता है कि चलिए अगर यहाँ कुछ संभावना दिख रही है तो उस संभावना का लाभ हम भी ले लें। लेकिन वो फिर वो बाजार का रूप ले लेता है कि कैसे वो परिसर में सम्मान समारोह के नाम पर माहौल। अब 12,000 का दावा फैजल खान जी कर रहे थे, 76 बच्चे आज मैं देख रहा था कि उनके यहाँ से क्वालिफाई किए। और ऐसा कोई देश में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहां पर इतनी संख्या में बच्चे क्वालिफाई करते हों। बच्चे सेल्फ स्टडी से भी क्वालिफाई करते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट में भी पढ़ के करते हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी पढ़ के करते हैं। लेकिन कोचिंग वाले अपनी मार्केटिंग करते हैं, उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसका पोस्टर लगाते हैं, उसका विज्ञापन देते हैं। और कहा तो जाता है कि आज सब कुछ विज्ञापन और बाजार के हवाले। तो कोचिंग में जो इस तरह की चीजें घटित हो रही हैं, वो उसी का प्रतिफल है। सरकार कितना एक्शन लेती है तो वक्त बताएगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि रोशन आनंद जी की गिरफ्तारी हुई तो उनके जो यहाँ पढ़ने वाले छात्र थे वो सड़क पर निकल गए कि फैजल खान की गिरफ्तारी हो। फैजल खान की जब गिरफ्तारी होगी तो कहा जाएगा कि रोशन आनंद जी पर और कड़ी कार्रवाई हो। ये बच्चे क्या माने सड़कों पर नारा लगाने के लिए और एक दूसरे का विरोध करने के लिए हैं या बच्चे पढ़ने के लिए? अगर सामने उनके सामने भिन्न भिन्न जो कंपटीशन एग्जाम है, अभी तो बीपीएससी का पीटी का जस्ट आया है, उसकी तैयारी में बच्चे लगेंगे, मेंस की तैयारी में लगेंगे, या जो स्टेट लेवल का जो एसएससी का एग्जाम होता है, दरोगा लेवल की परीक्षाएं होती हैं, जो भी बच्चे लगता है कि हम, या रेलवे का स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं, लगता है कि हम यहाँ पर कुछ कर सकते हैं, तो अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं। लेकिन कोचिंग वाले जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं जिसमें लग रहा है कि भाई दो अलग अलग बाहुबलियों की प्रभुत्व स्थापित करने की लड़ाई चल रही है, इसके पीछे का कारण है सरकार की शिक्षा नीति, सरकार की अपनी व्यवस्था की कमियां,
सरकार क्यों नहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़वाती है? अगर आपके पास कॉलेज में अच्छे टीचर हैं, यूनिवर्सिटी में अच्छे टीचर हैं, स्कूल में अच्छे टीचर हैं, आप एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं करवाते हैं? कि ठीक है 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, जितना देर का तुमको एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए सरकार ये सुविधा मुहैया कराएगी। लेकिन सरकार छोड़ देती है, बस परीक्षा, परिणाम, नामांकन, ये 3 के बीच में बच्चे को लगता है कि फिर हमारे लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए स्पेस कहाँ है, और कंपटीशन की तो तैयारी कराई नहीं जाती। उसी की परिणति आपको दिख रही है, जिसमें ये गोलीबारी और पोस्टर फाड़ना और पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी, और उसमें एक बच्चे का ग्रुप एक तरफ से, दूसरे बच्चे का ग्रुप एक तरफ से, और वो शिक्षक जो हैं उसमें अपने तरीके से स्टार की भूमिका में हैं कि ये हम इनके फैन हैं, हम इनके फैन हैं। शिक्षक जो सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैं नहीं समझता हूं कि उसके पास इस तरह की चीजों के लिए वक्त होता है। और जितनी महंगी गाड़ियां, सुनते हैं कि बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं उनको खुश करने के लिए थार गाड़ी, बुलेट मोटरसाइकिल और क्या क्या वो दे करके पुरस्कृत करते हैं। वो पुरस्कार थार और बुलेट का नहीं है, वो पुरस्कार मार्केटिंग का है। वो प्रचार होगा कि इनके इंस्टीट्यूट में पढ़ो तो पुरस्कार के रूप में तुम्हें ये मिलेगा, अगर तुम आकर के बताओगे कि इन्हीं की कोचिंग में हम तरासे गए, समझाए गए, हमें तैयार कराया गया, तभी जाके हम उस क्वालिफाई किए। और उसका वो विज्ञापन वो अपने लगाएंगे पूरे शहर में, पूरे राज्य में, और उसकी फसल वो पूरा साल काटते हैं कि देखिए वही इंस्टीट्यूट ऐसा है। मैं मानता हूं कि आप कोचिंग को रेगुलेट कीजिए, बिल्कुल रेगुलेट करना चाहिए। मैं हमेशा इसका पक्षधर रहा हूं कि शिक्षक कहीं भी खड़ा होकर पढ़ाता है और बच्चे पढ़ते हैं तो ये एक अच्छी चीज है, पढ़ना ही चाहिए। लेकिन जब वो बाजार के हिस्से छात्र बनने लगेंगे तो मैं मानता हूं कि फिर वो परीक्षा क्वालिफाई करके और फिर वो परिणाम दे करके कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए शिक्षकों के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। शिक्षक वो रहें, लेकिन वो अपने को अगर साबित करेंगे कि हम एक अपनी ताकत रखते हैं और हम अपने तरीके से तय करते हैं। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि जब रोशन आनंद जी को गिरफ्तार किया गया तो फैजल खान ने अगले दिन, मैंने अखबार में ही देखा कि उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस को मैं 10 में 10 अंक देता हूं। भाई आपने बुला लिया, एसएसपी आ गए, सिटी एसपी आ गई और आपने उनको 10 अंक दे दिया, चूंकि आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनकी गिरफ्तारी हो गई। बिल्कुल, एक वीडियो भी वायरल हो रहा था, एक कॉल वायरल हो रहा था जिसमें फैजल खान ने ये बात बोली थी सम्राट चौधरी सरकार को और उनके प्रशासन को, की खूब तारीफ उसमें की कि बड़ी जल्दी एक्शन में आए प्रशासन, और उसके बाद से लगातार इस तरह की बातें आ रही नहीं। हाँ, तो 10 अंक तो मिलना चाहिए पूरे बिहार की सुरक्षा पर ना। सम्राट सरकार की पुलिस केवल फैजल खान की सुरक्षा के लिए बिहार में नहीं न है। अगर पूरे बिहार की सुरक्षा पर इतनी त्वरित कार्रवाई पुलिस करे और बिल्कुल आ करके और मामला को देखे और गिरफ्तार कर लें, उनको जेल भेज दे, तो मैं मानता हूं कि बिल्कुल अंक मिलनी चाहिए। लेकिन आपके हिसाब से कोई पुलिस ने निर्णय ले लिया तो आपने 10 अंक दे दिया। अब तो सुनते हैं कि इनके गार्ड ने बताया है कि हाँ हमने फायरिंग की है। फैजल खान पर भी एफआईआर हो गया है। देखते हैं पुलिस इनको कब गिरफ्तार करती है या नहीं करती है, और अगर गिरफ्तार कर लेती है तब फैजल खान कितना देते हैं अंक सम्राट, जो पुलिस है, सम्राट सरकार की पुलिस है, उनको। ये खेल बाजार का है और उस बाजार में करोड़ों का टर्नओवर है और उस टर्नओवर के शिकार ये बच्चे होते हैं। बात ये करते हैं गरीब बच्चों के भविष्य संवारने की, बात करते हैं बेहतरी की, लेकिन उसके पीछे इनका एक बड़ा अर्थशास्त्र है, एक बड़ा नेटवर्क है। सरकार अगर इस नेटवर्क को तोड़ना चाहती है, अपनी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करें। अगर उनको लगता है कि एक्स्ट्रा क्लासेस, ट्यूटोरियल क्लासेस की जरूरत है तो वो हो, इनके यहाँ नियमित और रेगुलर कक्षाएं हों, योग्य शिक्षकों की ये नियुक्ति करें। और इसके बाद भी लगता है कि बच्चे को और भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है तो बिल्कुल जाएं, वो किसी इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ सकते हैं, किसी शिक्षक से
पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, जिनका वे ऑफ टीचिंग उनको अच्छा लगता है, जो बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट देते हैं, जो प्रैक्टिस ठीक से करवाते हैं, जो बच्चे को मोटिवेट करते हैं। बिल्कुल, मैं इससे कहीं से सहमत नहीं हूं कि वो शिक्षक सरकार द्वारा नियुक्त ही शिक्षक होगा। वो कोई शिक्षक कहीं भी खड़ा हो सकता है और वो बच्चे को उसके लिए तैयार कर सकता है। लेकिन उन बच्चों को तैयार आप कीजिए, इसके लिए साधुवाद आपको, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल आप मत कीजिए। और जब आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो बच्चे बटेंगे। इसी बंटवारे को रोकने के लिए तो शिक्षा होती है। नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार का प्राचीन विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, जहाँ 10,000 बच्चे छात्रावास में रहते पढ़ते थे। वहां के मैंने किसी गुरुकुल के वाइस चांसलर को नहीं देखा, जो जितना भी मैं एंशियंट हिस्ट्री को समझा हूँ, पढ़ा हूँ, कि उनके साथ 20 जो है वो बाउंसर घूम रहे हैं। भाई, शिक्षक को किस बात का भय? जो शिक्षक पढ़ा रहा है उनको बाउंसर की क्या जरूरत है? उनके पास आर्म्स वाले बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, जो कभी भी फायरिंग कर सकते हैं, डिफेंस में गोली चला रहे हैं? ऑफेंस किसने किया और डिफेंस में कौन लोग थे, ये तो पुलिस बताएगी। लेकिन हाँ, आपकी शिक्षा व्यवस्था जब कमजोर होती है तो फिर बाजार इसका फायदा उठाएगा। और फिर जब ये शिक्षक जो बाजार का हिस्सा बन करके और इसका लाभ उठाने लगते हैं, तो आपको इस तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी। बिल्कुल सर, लालू परिवार को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है। सम्राट सरकार ने राबड़ी देवी को आवंटित जो नए सरकारी आवास में शिफ्ट होने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। उसके बाद लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को जिस तरह से सिक्योरिटी में उनके चेंजेस आए, लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ सुरक्षा हटाकर विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है और तेज प्रताप यादव की जिस तरह से Y श्रेणी की सुरक्षा समाप्त कर दी गई है। हालांकि तेजस्वी यादव, राजश्री और मिशा भारती की सुरक्षा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो सरकार का कहना है कि ये प्रशासनिक फैसला है, लेकिन आरजेडी इसे राजनीतिक नजरिए से देख रही है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये नियम का पालन है या टारगेट करके राजनीतिक दबाव बनाने की ये रणनीति हो रही है। ये सरकार तो कहती है कि हमने जो सुरक्षा समिति में बैठकें होते रहती हैं, तो ये जो निर्णय है ये प्रशासनिक निर्णय है। बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं श्रवण कुमार, मैं उनका एक बयान देख रहा था और उन्होंने कहा कि समीक्षा तो होते रहती है, खतरा अगर अधिक होती है तो सुरक्षा बढ़ा दी जाती है, खतरा कम होती है तो सुरक्षा घटा दी जाती है। तो उसके आधार पर यह लिया गया फैसला है। और स्पेशल ब्रांच होता है बिहार पुलिस के पास, जिनके पास अपना एक इनपुट होता है कि क्या इनको Z+ सुरक्षा की जरूरत है, नहीं है। हो सकता है कि एक फीडबैक मिला होगा कि वैसी कोई जरूरत अभी नहीं है, तो सुरक्षा घटा दी गई। कल फिर एक आएगा इनको इनपुट कि नहीं, इनको सुरक्षा की जरूरत है, खतरा है, सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा घटा दी गई और उस पर राजनीति ना हो, ऐसा कहाँ संभव हो? वो आरजेडी तो कह रही है कि ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है। लालू प्रसाद जी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बयानों के लिए बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और उनकी सुरक्षा को घटा करके शायद उनके सुरक्षा के साथ न्याय नहीं हुआ है। राबड़ी देवी जी अभी भी प्रतिपक्ष के नेत्री हैं विधान परिषद में, और उनकी सुरक्षा को घटाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो दोनों के अपने अपने दावे हैं और ये जो फैसले होते हैं वो फैसले प्रशासनिक फैसले होते हैं। श्रवण कुमार जी की बात से मैं सहमत हूँ। कोई एक व्यक्ति कोई निर्णय नहीं लेता है, उसमें सुरक्षा समिति ने निर्णय लिया होगा और सुरक्षा समिति ने जब निर्णय लिया तो उसके बाद फिर जो बात आई सामने जिसमें घटा दिया गया। आरजेडी इसको लेकर के मुखर है और कह रही है कि चलिए आप कितना प्रतिशोधात्मक कार्रवाई कीजिएगा मैं भी देखता हूँ। अभी बंगला विवाद तो थमा ही नहीं है। कल ही तो सम्राट चौधरी ने अपना 5 देश रत्न मार्ग का बंगला जो था, जिसको अस्थायी तौर पर ही जोड़ा गया था, कहा कि नहीं, हमें कोई इसकी जरूरत नहीं है, हम एक अन्य मार्ग से ही अपने सारे निर्णय ले लेंगे जो हमें जिम्मेवारी मिली है। तो बंगला विवाद तो अभी थमा नहीं है, 15 दिन के नोटिस पीरियड में ही है। फिर ये जेट सिक्योरिटी वापस लेने की बात है। तेज प्रताप जी को भी शायद अब एक ही सिक्योरिटी मिलेगी।
तेजस्वी जी के सिक्योरिटी में कोई चेंजेज या और जो जो लोग हैं उनके सिक्योरिटी में चेंजेज नहीं किया गया है। तो सुरक्षा बढ़ जाए, सुरक्षा घट जाए, ये निर्णय चाहे जितना प्रशासनिक हो या सुरक्षा समिति में लिया गया निर्णय हो, लेकिन इस पर राजनीति और राजनीतिक टिप्पणियां नहीं हो, ऐसा संभव नहीं। आरजेडी कह रही है कि ये जो है वो एक कार्रवाई जो हो रही है वेंडेटा के तहत हो रही है, एक वायसनेस है, और उसमें आप जितना हम पर कार्रवाई करेंगे, जितना हमारी सुरक्षा घटाएंगे, जितना हमारे बंगले को लेकर के हमें परेशान करेंगे, जनता का समर्थन हमें उतना ही मिलेगा। तो आरजेडी भी अपना विक्टिम कार्ड खेलती है। सरकार भी कहती है कि ये निर्णय तो मेरा है नहीं, हमको जो इनपुट मिलेगा उस इनपुट के अनुसार, अगर लग रहा है कि आपको इतना बड़ा सुरक्षा का खतरा नहीं है तो इतना लॉ लेकर के चलने की क्या जरूरत है। जब हर जगह ये बात आ रही है ऑस्टेरिटी की कि आप जो हैं सो ये सीमित संसाधन में अगर आपका काम चल सकता है, आप आगे ये हो बढ़ सकते हैं, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। और बाकी सुविधाएं तो हम दे ही रखे हैं, जो एस्कॉर्ट और जो बाकी जो होता है कि शादी वर्दी में कितना महिला पुलिसकर्मी होंगी, बाकी कितने होंगे, वो सब तो रहेगा ही। देखते हैं, ये सुरक्षा समिति का निर्णय अगर है, लेकिन आरजेडी अगर इसको कह रही है कि नहीं ये प्रतिशोधात्मक कार्रवाई है, बदले की भावना से लिया गया ये निर्णय है, तो बिहार की जनता इसको कैसे देखती है, थोड़ा हम लोगों को और प्रतिक्रिया आने दीजिए, क्योंकि अभी तो प्रतिक्रिया आरजेडी से आ रही है और सरकार की तरफ से आ रही है। आम आवाम की क्या प्रतिक्रिया है इस पर, हम लोग जरा उसको भी देख लें। बिल्कुल सर, एमएलसी को लेकर एनडीए में उम्मीदवारों के नाम कहा जा रहा है कि लगभग तय है। जेडीयू की ओर से तो स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार समेत कई नेताओं के नाम पर सहमति बनते दिख रही है। इसके अलावा आरएलएम कोटे से तो हम इतनी बार चर्चा भी कर चुके हैं, दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना लगभग तय है, और एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान अपने भांजे सीमांत मृणाल पर दाव लगा सकते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है। और बीजेपी अपने उम्मीदवारों को लेकर अभी भी मंथन कर रही है। उसके अलावा हम पार्टी को लेकर अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी भी एक सीट की डिमांड जिस तरह से कर दिए हैं, तो क्या बीजेपी मांझी को संतुष्ट रख पाएगी या टिकट बंटवारे को लेकर जिस तरह से एनडीए में कोई नई नाराजगी भी सामने आ सकती है? नाराजगी जैसी बात तो मुझे नहीं दिख रही है, एक अंडरस्टैंडिंग है। चिराग जी को चूंकि उनके 19 विधायक हैं, लेकिन उनको कहा गया कि एक एमएलसी का सीट देंगे और एक एमएलसी के लिए 25 विधायकों की जरूरत है। तो ठीक है, वो तो उनका अपना ये है, पार्ट है कि वो किसको भेजेंगे, वो अपने सीमांत मृणाल को भेजेंगे कि न्योर को भेजेंगे, वो तो उनका पार्ट है। बीजेपी भी बहुत संभल करके चल रही है। अगड़ा पिछड़ा अति पिछड़ा के बीच में बात चल रही है। अब वो नाम तो आप भी देख रही हैं, हम भी देख रहे हैं जिन नामों पर चर्चा है, तो वहां भी कोई ये नहीं है। दीपक प्रकाश और निशांत इसलिए जाएंगे कि दोनों मंत्रिमंडल में जगह पा लिए। विधानसभा का चुनाव ये दोनों लड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि ये दोनों लड़ेंगे ही। सॉरी, विधान परिषद में जाएंगे दीपक प्रकाश और ये, तो कोई ऐसा नहीं लग रहा है। वही जो मुझे लग रहा है कि 3 भारतीय जनता पार्टी, 3 जेडीयू, एक दीपक प्रकाश, एक निशांत, 8 हो गए, और एक ये जो है, हाँ, और एक आरजेडी के खाते में तो सीट जाएगी ही, 25 तो उनके ही विधायक हैं, और अगर पूरा इंडिया गठबंधन को एक कर दिया जाए तो 41 की संख्या है, तो एक इनके ही तो 10 हैं। जो बाई इलेक्शन है नीतीश कुमार वाला, तो हो सकता है कि उस सीट से निशांत जी को भेज दिया जाए। इसलिए मुझे नहीं लगता, जीतन राम मांझी जी महादलित हैं और गए थे और मजबूती से वो मांग कर रहे थे, उनको नाराज नहीं करेगी बीजेपी। कहेगी कि आपको हमने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी है, आपके बेटे को हमने बिहार में जगह दी है, और आगे भी हम आपके लिए स्पेस तलाशेंगे। अभी तो जो है उसमें हमको एकोमोडेट करने दीजिए। अभी तुरंत जेडीयू जो है वो सत्ता से हटी है। आनंद मोहन जी का जो तेवर है वो सीधे सीधे हमलावर हैं किस तरह से बीजेपी पर,
इसलिए मांझी जी को कहा जाएगा कि आप कोई मोर्चा मत खोलिए, ठीक है, डिमांड करने का आपको अधिकार है, लेकिन आप कोई ऐसा भी माहौल मत बनाइए जिससे कि एक लगे। तो मुझे नहीं लगता है कि एमएलसी में सीट बंटवारे को लेकर के कोई बहुत बड़ा इफ वट है। करीब करीब स्मूथली जेडीयू ने भी तय कर लिया है, बीजेपी ने भी तय कर लिया है। चूंकि नामों की घोषणा को लेकर के अटकलें कुछ लगती हैं, बीजेपी कोई सरप्राइजिंग चेहरा दे देता है कि राजेंद्र सिंह होंगे कि प्रेमरंजन पटेल होंगे कि कौन होंगे, और कहीं से कोई और चेहरे पर दांव लगा देती है बीजेपी। जेडीयू ने भी करीब करीब नाम तय कर लिया है, दीपक प्रकाश और निशांत जाएंगे ही जाएंगे, तो तय है करीब करीब मामला। ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि जो 9 एक बाई इलेक्शन वाला और 8 ऐसे, तो उतना इनका आंकड़ा भी है 202 201, बाकी सीट को हटा दिया जाए तो 25 और 201 में 8 वैसे ही इनके आ जाते हैं, एक बाई इलेक्शन से जीत जाएंगे, एक आरजेडी के पास वो सीट जाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जीतन मांझी नाराज हो जाएंगे या जीतन राम मांझी को एनडीए समझाने में कामयाब नहीं होगी। बीजेपी उनको समझा लेगी, आने दीजिए, आगे वाले वक्त में हम आपको मौका देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। आपको ये पूरी चर्चा कैसी लगी और इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।